हेलो दोस्तों, 00 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम गुलाम वंश को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं बहुत ही बारीकी से। इस वीडियोज में हम खिलजी वंश के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से। तो आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, खिलजी वंश का सबसे पहले आपको टाइम पीरियड माइंड में रखना है। कब से कब तक? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। कितने वर्ष? 30 वर्ष चला। कितने? 30 वर्ष चला। ये मैंने टाइम पीरियड आपको क्यों बताया? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासनकाल सबसे कम रहा? तो किस वंश का शासनकाल सबसे कम रहा? खिलजी वंश का। वो भी कितने वर्ष? 30 वर्ष। 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। 13 जून 1290 ईस्वी को खालिस्तान ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। बताया था हमने, गुलाम वंश जब एंड हो रहा था तो उस वीडियो में हमने बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका असली नाम क्या था? मलिक फिरोज, इसने कैमूस की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण किस शासक पर किया? तो दक्षिण में मुसलमानों का इसने पहला आक्रमण रामचंद्र देव के शासन पर किया था, जो यादव वंश का शासक था। कौन? यादव वंश का शासक था। कौन? रामचंद्र देव, यादव वंश का। तो उसी के शासन काल में इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खालिस्तान को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा यानी मनिकपुर का सूबेदार बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा यानी मनिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू को निष्कासित कर बनाया था, क्योंकि इसने मलिक छज्जू ने कड़ा यानी मनिकपुर में विद्रोह कह दिया था। ये कड़ा यानी मनिकपुर कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर? यूपी में। तो उसे माइंड में रखें। ये अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान फिरोज शाह खिलजी का क्या? दामाद और गुलाम था। क्या? दामाद और गुलाम। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ। देखिए, वैसे तो है इंडिया पर चौथा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। देखिए, क्या हुआ था कि पहली बार जब चंगेज खां इंडिया में आया था आक्रमण करने, तो उस समय इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चल रहा था। तो वह सिंध पर आक्रमण करके लौट गया था, जबकि इल्तुतमिश तो दिल्ली में शासन कर रहा था। तो वह भारत पर आक्रमण काउंट किया जाता है, दिल्ली सल्तनत पर उसका आक्रमण काउंट नहीं किया जाता है। तो यह तीसरा आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर काउंट किया जाएगा। तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट देखते हैं। मंगोल के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए और जलालुद्दीन ने इनका धर्म मुस्लिम में बदलवा दिया और दिल्ली में इनके रहने के लिए शहर मुगलपुर बना। बाद में ये नवीन मुस्लिम कहलाए। ये पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। देखिए, क्या हुआ था, जब मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था तो जलालुद्दीन खिलजी ने उस समय अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति के रूप में मंगोलों से डील करने के लिए, यानी कि युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी ही वीरतापूर्वक मंगोलों को हराया। अब मंगोलों के 2000 सैनिक लेकिन फिर भी बच गए। तो अब इनको क्या करते? जलालुद्दीन खिलजी या तो मार देते या फिर इनको रहने के लिए वहीं पर दिल्ली में शरण दे देते। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम दिल्ली में रह सकते हो। तो इन्होंने इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म कबूल किया और ये नवीन मुस्लिम कहलाए। क्या? नवीन मुस्लिम कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनके लिए एक नया शहर दिल्ली में मुगलपुर बनाया। तो ये पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, बाद में ये नवीन मुस्लिम कहलाए। तो इसे माइंड में रखिएगा। और हाँ, इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये मुगलपुर शब्द किस शासक से, मतलब किन से रिलेटेड है? मुगलपुर शब्द किन से रिलेटेड है? तो ऑप्शन में दे देगा मुगल। तो इससे क्योंकि सब कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मुगल इसमें आ रहा है मुगलपुर, तो सब कोई मुगल ठोक देगा।
लेकिन आपको इसमें मुगल नहीं लगाना है, ये मुगलों से रिलेटेड नहीं है। मुगलपुर ये किससे रिलेटेड है? मंगोलों से, क्योंकि ये मंगोलों के लिए शहर बनाया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, जब भी मुगलपुर आए तो आपको मंगोलों से रिलेटेड इसको टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका राज्यारोहण के समय आयु खालिस्तान थी। तो इसकी राज्यारोहण के समय आयु 70 वर्ष थी। तो उसे माइंड में रखें कि सबसे वृद्ध शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अपने ससुर की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का गुलाम और दामाद था। इसने 1296 ईस्वी में कड़ा नामक स्थान पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की छल पूर्वक हत्या कर दी थी। देखो हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी राजा रामचंद्र, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो यादव वंश का शासक था, राजा रामचंद्र पर इसने दोबारा अटैक किया, वो भी जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए। वह राजा रामचंद्र की पुत्री को अगवा यानी किडनैप करके ले आया कड़ा नामक स्थान पर। जब जलालुद्दीन खिलजी को यह बात पता चली तो वह कड़ा इससे मिलने गया, तभी इसने छल पूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1296 ईस्वी में ये घटना हुई। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई? तो अभी अभी हमने बताया कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा नामक स्थान में की थी। कड़ा यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसाब। क्या? अली गुरसाब वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अली गुरसाब नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में किसकी तुलना देवता से की गई है? तो देवता से तुलना अलाउद्दीन की खिलजी की संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में की गई है। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन को देवतुल्य के समान माना गया है। किसके? देवतुल्य के समान अलाउद्दीन खिलजी को माना गया है। किसमें? संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, तब वहां का शासक रामचंद्र देव था, जो अभी अभी हमने बताया था यादव वंश का शासक था। किस वंश का? यादव वंश का शासक था। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र था, जो खालिस्तान वंश का शासक था। तो अभी हमने क्या बताया? यादव वंश का शासक था। कौन? रामचंद्र। कहाँ का शासक? देवगिरी का। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। इसे ही दक्षिण भारत को पराजित करने वाला फर्स्ट सुल्तान माना जाता है दिल्ली का। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण को विजय करने का मिशन सौंपा था, क्योंकि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो बहुत ही निडर साहसी था। देखिए क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पर गया था तो उसने राजा कृष्णदेव, उस समय गुजरात का शासक था, तो उसे हराकर वहां के मलिक काफूर को, जो एक हिजड़ा था। क्या? हिजड़ा। हाँ सही सुन रहे हैं आप, हिजड़ा था, जिसे किन्नड़ बोलते हैं आप, आम भाषा में किन्नड़ या हिजड़ा बोलते हैं। यह बहुत ही निडर था, लेकिन यह बहुत ही निडर था। इसे 1000 दीनार में, कितने? 1000 दीनार में इसे खरीदा, इसलिए इसे मलिक काफूर को 1000 दीनारी, क्या 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। किसे? मलिक काफूर को 1000 दीनारी। तो उसे माइंड में रखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय पर भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, मलिक काफूर जनरल था। तो अभी क्या बताया हमने? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। सेनापति को ही जनरल बोलते हैं, तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई? तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि मलिक काफूर को 1000 दीनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं। इसे माइंड में रखें, काफी बार, बहुत बार, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? यानी दिल्ली का जनरल यानी सेनापति कौन था? मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मलिक काफूर ने किस राजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा? तो देखिए, मलिक काफूर दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करते हुए बढ़ रहा था, तो उसने प्रताप रुद्रदेव, किससे? प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को बाद में सौंपा था। ये प्रताप रुद्रदेव काकातीय वंश, क्या काकातीय वंश का शासक था, जो तेलंगाना की राजधानी गढ़वाल में शासन करता था, यानी राज करता था। तो उसे माइंड में रखिएगा कि कोहिनूर हीरा पहले किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के। फिर मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया, तो उसने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के अंदर सरेंडर किया। तो मलिक काफूर ने फिर कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा, क्योंकि मलिक काफूर तो बहुत ही निडर, साहसी, ईमानदार व्यक्ति था। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो इसके दरबार का सबसे फेमस कवि था। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर। जो भी यूपी से एग्जाम देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को छाप लें, क्योंकि डिटो यही एग्जाम में आपको धरा मिल रहा है। देखिए, इन्हें तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। तो इसे माइंड में रखिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली नामक स्थान में। यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान के पास में है पटियाली। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। किसने? अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, किसने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा? तो धरती का स्वर्ग कश्मीर को किसने कहा था? अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, खमसा-ए खुसरो नामक किताब किसने लिखी? तो खमसा-ए खुसरो नामक बुक भी अमीर खुसरो ने ही लिखी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीर खुसरो एक खालिस्तान थे। तो अमीर खुसरो भाई साहब ऑलराउंडर थे। ये तो भाई साहब ऑलराउंडर, कहे कि जी इतिहासकार भी थे, कवि भी थे, संगीतकार भी थे। तो ये तीनों इसका सही आंसर है। अमीर खुसरो क्या थे? ऑलराउंडर थे भाई साहब, क्योंकि इतिहासकार भी जात पड़ताल करते रहते थे, कवि भी थे और सिंगिंग भी करते थे, यानी संगीतज्ञ भी थे। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो किसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जिसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। यह एग्जाम में ऐसा पूछा जाए वे कौन से कवि थे जिसने सबसे अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा, तब भी आप क्या अमीर खुसरो ही टिक करके आएंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो उसे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से रख लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हिंदी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी के समकालीन थे? तो अमीर खुसरो इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सभी के समकालीन थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के तो इस कवि ही थी दरबार के, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड से इन्होंने अपनी कविताएं चालू कर दी थी, तो इनके समकालीन भी थे। और जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन तो थे ही, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। 8 राजाओं के और समकालीन थे, यानी पूरे 8 राजाओं के समकालीन थे। तो उसे माइंड में रखिएगा कि इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का आविष्कार किया गया। तो अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का आविष्कार इंडिया में किया गया। कहाँ पर? इंडिया में, भारत में। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? तो मंगोलों ने
अमीर खुसरो को बंदी बना लिया था। किसको? अमीर खुसरो को। इतिहासकार भी थे, एक कवि भी थे, संगीतकार भी थे। तो यहाँ पर इतिहासकार पूछा गया है, तो मंगलों द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया था, तो उसे माइंड में रखें। अगला देखते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं, तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसबी आस्का किसके शासनकाल में लिखी? तो अपनी प्रसिद्ध मनसबी आस्का इन्होंने खिरज खां के शासनकाल में लिखी थी। किसके? खिरज खां के, तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी किस मिशन पर गया? तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ मिशन पर गया था। देखिए क्या हुआ था कि चित्तौड़ में जो राजा शासन कर रहा था, राजा रतन सिंह, क्या राणा रतन सिंह शासन कर रहा था, उसने एक ब्राह्मण को अपमान करके उसको राज्य से देश निकाला दे दिया था। तो वह अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, तो उसने बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत है। वाह 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 वाह, बहुत ही तारीफ कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी तो महारसिया लड़का, तो ये गए भैया कहाँ? चित्तौड़ पर मिशन पर। तो उन्होंने 1303 ईस्वी में, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ मिशन पर गए थे। किसके चक्कर में? रानी पद्मावती के चक्कर में, तो उसे मान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चित्तौड़ मिशन का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो चित्तौड़ मिशन का वर्णन पद्मावत उपन्यास में मिलता है। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसे माइंड में रखें कि चित्तौड़ मिशन का वर्णन पद्मावत उपन्यास में मिलता है, उसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? तो अभी भी बताया हमने कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया। इसे माइंड में बहुत ही अच्छी तरह रख लें, काफी बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। कौन? राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, और इनकी पत्नी का नाम आप सब लोग जानते हैं, पद्मावती था। आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी, इसी की पूरी कहानी उसमें बताई गई है, तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। हुलिया एवं डाक प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो हुलिया एवं डाक प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में चलाई थी। देखिए हुलिया एवं डाक प्रथा में क्या हुआ करता था कि जो भी सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में हुआ करते थे, उनका सबका स्क्रैच यानी उनका हुलिया वह एक पेपर यानी ताम्र पत्तों पर बनवा दिया करता था, और जो भी घोड़े हुए करते थे उन पर दाग यानी थप्पा लगवा दिया करता था कि कौन घोड़ा किस राज्य का है। तो हुलिया एवं डाक प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हाँ, यह भी ध्यान रखिएगा कि इस हुलिया एवं डाक प्रथा को मुगल काल में शेरशाह सूरी भी अपनाता है, लेकिन स्टार्ट किसने की थी? चलाई किसने थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किस शासक ने किया? तो बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए इसने क्या किया था कि मार्केट में बिकने वाली वस्तुओं का मूल्य फिक्स करवा दिया था कि ये वस्तु इतने रुपए में बिकेगी, ये वस्तु इतने रुपए में। तो इसे ध्यान रखेंगे, बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। काफी बार एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न मुसलमान सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो प्राइस कंट्रोलिंग यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी ने बाजार में वस्तुओं का मूल्य फिक्स करवा दिया था कि MRP यानी मार्क रिटेलिंग प्राइस, MRP को फिक्स करवा दिया था कितने रुपए में ये बिकेगी, इससे अधिक नहीं बेच सकता कोई। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया था यानी प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूछा जाए, या मनी कंट्रोलिंग यानी मूल्य नियंत्रण पूछा जाए, या बाजार नियंत्रण पूछा जाए, क्या लगाना है आपको? अलाउद्दीन खिलजी ही सब में ठोकना है। नेक्स्ट चलते हैं। घरई एवं चरई कर लगाने वाला शासक था? तो घरई एवं चरई कर लगाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसने घरई यानी हाउस टैक्स, क्या
हाउस पर टैक्स लगा दिया था, घरई कर। और चरई क्या होता था? चरई होता था एनिमल्स फीडिंग टैक्स, यानी मवेशियों पर कर। क्या? मवेशियों पर कर, जो मतलब गाय भैंस चराते थे, मवेशियों पर टैक्स लगा दिया था इसने। घरई एवं चरई टैक्स, यानी घर पर टैक्स, और मवेशियों यानी जो गाय भैंस बकरी होती थी उन पर चराने का टैक्स लगवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? तो अभी हमने देखा कि मवेशियों पर कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, खालिस्तान ने बनाई थी। तो सबसे पहली विशालतम स्थायी सेना यानी परमानेंट आर्मी किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही उनको नगद वेतन देना शुरू किया था। क्या? नगद वेतन। पहले तो लूटपाट में जो इक्ता हुआ करते थे यानी प्रांत हुआ करते थे वो ही सेना में बांटे जाते थे, लेकिन इसने स्थायी सेना यानी परमानेंट सेना रखी और उनको क्या दिया? नगद वेतन। क्या? नगद वेतन उनको देना चालू कर दिया। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया। तो इसने इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था और नगद वेतन चालू कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिक्कों पर तारीख को लिखवाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। इसे माइंड में रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित है? तो देखिए, अलाई दरवाजा भी किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ? कुतुब मीनार परिसर में। इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चोर मीनार का निर्माण भी किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का भी निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुए। इसके टाइम में 3 बार मंगोलों के आक्रमण हुए। कितने बार? 3 बार। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे। एक जो भी खिलजी सुल्तान दिल्ली पर जितने भी शासकों ने अभी तक शासन किया है वो तुर्क ही थे। जैसे गुलाम वंश में हमने पढ़ा था वो भी तुर्क से आए थे, खिलजी वंश भी तुर्क से आए होंगे, और जो भी हम अभी तुगलक वंश पढ़ेंगे वो भी तुर्क से ही थे। लेकिन इब्राहिम लोदी के बाद वो शासक अफगानी हो जाएंगे। तो अभी तक तो हमने जितने भी शासक पढ़े वो कहाँ से आए थे? तुर्क से। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था। तो वह सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए क्या हुआ था कि जब इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो इसका सेनापति मलिक काफूर ने सारे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली और आगे बढ़ता गया तो उसे समुद्र दिखा। तो इसने कहा कि अब तो लगता है हमने पूरा विश्व यानी पूरा संसार जीत लिया। तो इसने सुल्तान को बताया, तो सुल्तान ने खुद को सिकंदर सानी कहा या सिकंदर द्वितीय कहा, और इसके कवि अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा? सुल्तान ए जहां। क्या? सुल्तान ए जहां। सुल्तान ए जहां कहा। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो जलोदर रोग से ग्रसित इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 2 जनवरी 1316 ईस्वी में। कब? 1316 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इसका ही अयोग्य पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्या? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बना, जो बहुत ही अयोग्य था। तो 4 साल तक ही शासन कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खिलजी वंश का वह कौन सा शासक था जो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाया करता था? तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर ये मुबारक शाह खिलजी ही दरबार में आ जाया करता था। ये बहुत ही अयोग्य शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो खां ने की थी। कब की थी? 1320 ईस्वी में। तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यह कब बैठा था? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को, क्योंकि इसने 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी की हत्या की, तो तभी यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट देखते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की?
तो ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने की थी। किसने? गाजी मलिक ने। 1320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और कुछ ही समय तक यह गद्दी पर बैठ पाया। गाजी मलिक ने इसको हटा दिया क्योंकि यह बहुत ही अयोग्य शासक था और इसकी हत्या करवा दी। यही गाजी मलिक आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना करेगा। किस वंश की? तुगलक वंश की। और यह गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक कहलाएगा। तो अगले वीडियो में हम तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भाई साहब, क्योंकि आप आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।